हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नर्सिंग वेदा चैनल के ऊपर। तो आज हम पढ़ेंगे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है टॉन्सिलाइटिस उसको। तो इसमें हम कवर करेंगे टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, इसके टाइप और कॉज क्या है, साथ ही टॉन्सिलाइटिस के क्लिनिकल फीचर या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इसका मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, एक इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, और लास्ट में इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं हो सकती है वो। तो टॉन्सिलाइटिस के यदि आप पीडीएफ में नोट्स के चाहते हैं तो टेलीग्राम जो है उसके ऊपर नर्सिंग वेदा करके चैनल बना रखा है, वहां पर मैं इसके पीडीएफ के अंदर नोट्स जो है वो डाल दूंगा, वहां से आप इसके नोट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा टॉन्सिलाइटिस जो है होता क्या। देखिए नाम में इसमें क्या आ रहा है, आइटिस आ रहा है, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आइटिस का सीधा अर्थ होता है वो होता है इन्फ्लामेशन से। सेकंड चीज आ रही है इसके अंदर टॉन्सिल। टॉन्सिल मतलब क्या होता है, टॉन्सिल जो होते हैं उसके अंदर क्या होना, इन्फ्लामेशन होना। और ये इन्फ्लामेशन जो होता है वो इन्फेक्शन के कारण, खास करके किसी वायरस या बैक्टीरिया जो है उसका इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण से होता है। तो टॉन्सिलाइटिस अगर सीधी शब्दों में कहूँ कि टॉन्सिलाइटिस होता क्या है, टॉन्सिलाइटिस जो है वो टॉन्सिल में इन्फेक्शन के कारण से क्या होना, इन्फ्लामेशन होना। और इन्फ्लामेशन के कारण से टॉन्सिल जो है वो लाल रंग के सूजे हुए मतलब रेड और स्वेलन हो जाते हैं, और साथ ही उसके अंदर क्या होता है, पेन होता है। तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टॉन्सिल जो होते हैं वो होते क्या है। टॉन्सिल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोइड टिश्यू जो होता है, लिम्फोइड टिश्यू मतलब एक प्रकार से स्पंजी टिश्यू होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी होती है, और जो बॉडी को इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो टॉन्सिल जो है वो भी क्या है, लिम्फोइड टिश्यू जो है उसकी गठाने या नोड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। अब यहाँ पर टॉन्सिल जो होते हैं उसके जो लिम्फोइड टिश्यू गठाने जो होती है वो मेनली होती कहाँ पर है, तो ये टॉन्सिल जो होते हैं वो लिम्फोइड टिश्यू की गठाने होती है, नोड्स एक प्रकार के, ठीक है। इसमें कौन कौन से नोड्स होते हैं, एक तो कहां पर, ये जो यूला से जो फोल्ड निकलते हैं, ठीक है, जो हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट जो होता है उसके जस्ट ऊपर वहां पर स्थित होते हैं, यहाँ पर स्थित होते हैं। ये वाले जो स्थित होते हैं मेनली इस भाग में स्थित होंगे, उसको कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, ऊपर की तरफ रहते हैं जस्ट, ठीक है, ये रहते हैं, ये फेरिंग वाला पोर्शन जो होता है उसके ऊपर की तरफ स्थित होते हैं यहाँ पर ऊपर में। और ये भी संख्या में दो होते हैं, दोनों तरफ ऊपर की तरफ स्थित होते हैं, उसको कहते हैं हम फेरिंजियल टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल कहते हैं। और तीसरे जो होते हैं हमारे वो ये जो टंग का बेस होता है वहां पर होता है, दोनों तरफ साइड में एक एक टॉन्सिल होता है। ये जो फेरिंजियल टॉन्सिल होते हैं उसको ही एडिनोइड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें यदि सूजन आ जाती है तो उसको एडिनोडाइटिस भी कहा जाता है, एक याद रखना है, एडिनोडाइटिस भी कहते हैं। और एक होते हैं वो होते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल जो कि टंग का बेस जो होता है वहां पर या स्थित होता है या नीचे की तरफ जो है वो स्थित होता है। तो इस तरह से तीन लिम्फोइड टिश्यू के गठान होती है। ये लिम्फोइड टिश्यू गठान के अंदर मेनली होते हैं क्या, लिम्फोसाइट होते हैं। और ये लिम्फोसाइट होते हैं वो मेन क्या करते हैं, हार्मफुल पैथोजन जो होते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कहता हूँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम खाना खाते हैं, ठीक है, या कोई फूड खाते हैं तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो रहते ही है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के द्वारा कहाँ होते हैं, हमारे गले के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ पर ये जो टॉन्सिल जो होते हैं, टॉन्सिल जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है, फिर दरारें होती है, इस तरह से क्रिप्ट होते हैं, इसको दरारें कहते हैं या क्रिप्ट कहते हैं। इन क्रिप्ट के अंदर फूड जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, लिम्फोइड टिश्यू साइट जो होती है वो क्या करती है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है। और डिस्ट्रॉय करके फिर क्या करती है, बॉडी जो है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो एक तरफ से देखा जाए तो टॉन्सिल जो होते हैं वो बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। लेकिन किसी कारण से क्या होता है, यही टॉन्सिल जो होते हैं वो फिर क्या होता है, किसी वायरस या बैक्टीरिया से क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और इन्फेक्टेड होने के कारण से उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वही कंडीशन हमारी कहलाती है टॉन्सिलाइटिस कहलाती है। मोस्ट कॉमन टॉन्सिल में जो इन्फेक्शन होता है, अफेक्टेड होते हैं, वो पैराटाइन टॉन्सिल होते हैं, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। वो पैराटाइन टॉन्सिल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। ये तो हो गया टॉन्सिलाइटिस जो इसकी डेफिनेशन जो है। अब बात करते हैं अपन टॉन्सिलाइटिस जो वो होता क्यों है, या टॉन्सिलाइटिस जो इसके टाइप, पहले तो बात करेंगे हम कि ये कितने प्रकार का होता है। टॉन्सिलाइटिस के टाइम, इसके ड्यूरेशन के आधार पर भी, कब कितनी जल्दी होता है, कितने समय तक रहता है, उसके आधार पर टाइप दिए गए। इसमें पहला जो है वो तो है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, नाम से एक्यूट मतलब ऐसी कोई डिसीज कंडीशन जो सडन होती है उसको हम एक्यूट कहते हैं। तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो सडन ऑनसेट होता है। ये यूजुअली किसी वायरल के इन्फेक्शन के कारण से ज्यादा होता है, ज्यादा यूजुअली। और ये 1 से 3 वीक के अंदर क्या होता है, ठीक हो जाता है, 1 से 3 सप्ताह के अंदर ये ठीक हो जाता है। वायरस से होने वाला तो सेल्फ लिमिटिंग डिसीज कंडीशन होती है जो 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, मैक्सिमम 3 सप्ताह, उससे ज्यादा नहीं रहता है। तो वो तो हो जाएगा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो होता है।
दूसरा होता है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होता है, क्रोनिक में दीर्घकालीन लंबे समय तक रहने वाला। तो ये टॉन्सिलाइटिस होता है वो क्या होता है, बार बार यदि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होता है या रिपीटेड इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण से होता है, ठीक है। और ये 3 वीक्स जो है उससे ज्यादा रहता है, मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, इसमें स्वेलिंग जो होती है वो लंबे समय तक रहती है, 3 वीक्स या उससे ज्यादा रहती है। ये ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके कारण से होने की संभावना ज्यादा होती है, मतलब जीवाणु के संक्रमण से होने की संभावना ज्यादा होती है। तीसरा जो होता है हमारा टॉन्सिलाइटिस का टाइप होता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला, ठीक है। तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, रिपीटेड, मतलब यदि टॉन्सिलाइटिस जो है वो बार बार होता है, 1-2 महीने हुआ, इन्फेक्शन ठीक हुआ, फिर टॉन्सिल में सूजन आ गई, फिर ठीक हुआ, फिर टॉन्सिल में सूजन आ रही, और ऐसा यदि 5 से 7 बार होता है या उससे ज्यादा बार होता है तो वो कहलाता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कहलाता है। जिसमें क्या होता है कि टॉन्सिलाइटिस जो है वो एक साल में कई बार होता है, 5 बार या 7 बार होता है, बार बार टॉन्सिलाइटिस होता रहता है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे टॉन्सिलाइटिस के टाइप या प्रकार जो होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे अपन के आखिर में टॉन्सिलाइटिस होता क्यों, इसकी इटियोलॉजी। जस्ट बता दिया टॉन्सिलाइटिस का मुख्य कारण जो होता है वो क्या है, इन्फेक्शन या संक्रमण होना। अब यहाँ इन्फेक्शन या संक्रमण जो हो रहा है उसके दो मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं, एक होता है वायरल का इन्फेक्शन होना, वायरस का संक्रमण हो जाए उसके कारण से। टॉन्सिलाइटिस के ज्यादातर मामले जो होते हैं वो वायरस के संक्रमण के कारण से होते हैं, 80% टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो वायरस के इन्फेक्शन के कारण से होता है। कॉमन जो वायरस जो जिम्मेदार होते हैं वो होता है, एक तो एडिनो वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, एक एपिस्टिन बायर वायरस जो है वो होता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ और वायरस जो होते हैं जैसे कोरोना वायरस, ये भी जिम्मेदार होता है टॉन्सिलाइटिस के कारण से, ठीक है। एक साइटोमेगलो वायरस, साइटोमेगलो वायरस वो भी जिम्मेदार होता है। लेकिन ये 3 वायरस जो इसमें भी ये 2 वायरस जो होते हैं खास करके ये मोस्ट कॉमन जिम्मेदार। इन्फेक्शन आता कहाँ से, तो इन्फेक्शन ज्यादातर आता है वो आता है हमारा कंटामिनेटेड फूड जो है, बाहर का खाना है, बाजार का खाना है जो कि संक्रमित भोजन जो है, ठीक है वो है, या वाटर जो होता है कंटामिनेटेड उसके द्वारा। चिप्स कुरकुरे बच्चे खाते हैं तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन जो होता है वो होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इन्फेक्शन, इसके अलावा एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, मतलब हवा के माध्यम से भी इन्फेक्शन जो है वो आ सकता है। ये 2 तरीके से मेनली इन्फेक्शन जो है वो आता है। तो एक तो वायरस का संक्रमण जो है वो हो जाएगा, सेकंड जो होता है हमारा वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जीवाणु का संक्रमण के कारण से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है वो होता है एक तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस करके होता है। वो स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है जो ज्यादातर इन्फेक्शन का कारण बनता है। एक और बैक्टीरिया होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, इसके कारण से जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं स्ट्रेप थ्रोट, उसको स्ट्रेप थ्रोट कहा जाता है। तो स्ट्रेप थ्रोट हो जाए मतलब स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन होना, थ्रोट मतलब गले के अंदर, उसको स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है वो है, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन प्राइमरी कॉज जो होता है इसका वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, और उसमें भी ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है मेनली वो हमारा प्रमुख कारण रहता है। ये तो हो जाएंगे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर या कॉज होते हैं वो। अगर बात करूं मैं इसके जोखिम कारक रिस्क फैक्टर, मतलब वो कौन से फैक्टर जो टॉन्सिलाइटिस संभावना बढ़ाते हैं, तो उसका सबसे पहला कारण तुम्हारे चिल्ड्रन जो है वो हो जाएंगे। यूजुअली टॉन्सिलाइटिस जो होता है वो चिल्ड्रन या बच्चों के अंदर ज्यादा होता है, वो भी 5 से 15 वर्ष के बच्चों में ज्यादा होता है। और क्यों होता है वो आपको पता ही है कि ये बच्चे जो होते हैं इस उम्र में वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, कुरकुरे चिप्स पैकेट ज्यादा खाते हैं, और उसके कारण से क्या होता है संक्रमित होने की संभावना ज्यादा रहती है। साथ ही इनका इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो भी क्या होती है, इनकी कमजोर होती है, और उसके कारण से संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा है पुअर ओरल हाइजीन होता है, मतलब ब्रश जो है वो बराबर नहीं करते या माउथ की सफाई बराबर नहीं करते हैं, तो उसमें भी संक्रमित होने की संभावना रहती है। एक ओल्ड टूथब्रश जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है उसके अंदर, कि टूथब्रश जो है उसको बार बार चेंज नहीं किया जाए, 6 महीने या साल भर से एक ही टूथब्रश जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, या माउथ की सफाई बराबर नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा। कोल्ड एक्सपोजर जो होता है, ठंड जो है उससे एक्सपोजर हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस के ज्यादातर केस जो है वो सर्दियों में दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सर्दी के कांटेक्ट में आने पर मेनली जो होता है बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, और इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा अल्टर होता है। इसके अलावा टेम्परेचर सडन चेंज होता है, सडन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है उसमें अचानक से बदलाव आता है, तो उसके कारण से भी टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। जैसे गर्मी के दिनों में बच्चा जो होता है वो बाहर खेल के आ रहा है, पसीने से तरबतर है,
और आते तुरंत फ्रिज खोल के ठंडा पानी यदि पी लेता है तो उससे भी टॉन्सिलाइटिस की संभावना जो है ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और फ्रिज का ठंडा पानी पीने के कारण से क्या होता है, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, एकदम से टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर दोनों कॉन्टेक्ट में आते हैं और उसके कारण से वहां पर इरिटेशन होता है, और जैसे इरिटेशन होता है वहां की ब्लड वेसल जो थी वो डायलेट हो जाती है, वेसो डायलेटेशन होता है वहां पर, और उसके कारण से भी टॉन्सिल में सूजन आ सकती है। ठीक है, ये नॉन इन्फेक्शन के कारण से टॉन्सिलाइटिस होता है। एक लो इम्यूनिटी वाले पर्सन जो होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो उनमें होता है, क्योंकि वो क्या होता है, मेनली प्रोन फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए वो क्या होते हैं, प्रोन होते हैं, उनमें इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा रहती है उसके कारण से। एक क्राउडेड लिविंग होते हैं, तो क्राउडेड में भीड़ भाड़ वाले में रहते हैं जो लोग, या भीड़ भाड़ वाले में बच्चे पास पास में चलते हैं, तो उससे वो ज्यादा होती है, क्योंकि इसके कारण से क्या होता है कि क्रॉस इन्फेक्शन जो है उसके होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। एक बच्चे को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन दूसरे बच्चे को जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई व्यक्ति यदि अल्कोहल स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो उसके कारण से बड़ों में भी हो सकता है कि दोनों ही चीजें क्या करती है, टॉन्सिल जो होती है उसको क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, टॉन्सिल के अंदर क्या करते हैं, इरिटेशन, और इस इरिटेशन के कारण से भी उसमें क्या हो सकती है, स्वेलिंग आ सकती है, या कहूँ मैं कि सूजन आ सकती है। तो ये तो हो जाएंगे इसके जोखिम फैक्टर या रिस्क फैक्टर जो होते हैं। आ गया समझ में? चलो बढ़ते आगे हम। अब बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस होता कैसे है या इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो टॉन्सिलाइटिस में भी जस्ट बताया, मुख्य कारण इसका इन्फेक्शन होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, चाहे वो वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, ये कहाँ पर एंटर करेंगे, माउथ के द्वारा, कहाँ या नोज के द्वारा कहाँ एंटर करते हैं, बॉडी के अंदर। ठीक है, एंटर करने के बाद वो कहाँ पहुंचेंगे, सीधा पैराटाइन टॉन्सिल जो होते हैं वहां पहुंच जाते हैं। अब पैराटाइन टॉन्सिल मैंने पहले ही कहा था, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रिप्ट होते हैं, क्रिप्ट मतलब दरारें होती है। तो ये कहाँ पहुंचते हैं, उन दरारों के अंदर पहुंचते हैं। दरारों में पहुंचने के बाद वो कहाँ पहुंच जाते हैं, टॉन्सिलर टिश्यू जो है उसके अंदर चले जाते हैं। जिससे टॉन्सिलर टिश्यू के अंदर ये बैक्टीरिया पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होगा, मेनली इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शुरू हो जाए। मतलब वहां पर बैक्टीरिया वहां पर जाने के बाद फिर उसका क्या होता है, मेनली मल्टीप्लीकेशन होता है और उनकी ग्रोथ होती है। और ये होने पर वहां पर क्या होगा, मेनली इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, मैं फिर हमारा डब्ल्यूबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आता है। और ये डब्ल्यूबीसी फिर क्या करते हैं, मेनली साइटोकाइन जो होते हैं, ठीक है, वो रिलीज करते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होगा। जिससे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू होगा वहां पर क्या होंगे, साइटोकाइन जो होते हैं, साइटोकाइंस, ठीक है, वो रिलीज होंगे। अब मैं साइटोकाइंस के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर पूरा इन्फ्लामेशन प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, इस प्रकार के मीडिएटर होते हैं, केमिकल मीडिएटर होते हैं जो इन्फ्लामेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, और उसके कारण से ये जो साइटोकाइन जो रहेंगे उसके कारण से वहां पर क्या होगा, मेनली ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स वहां की डायलेट हो जाएगी, और उसके कारण से उसके अंदर क्या होगा, वहां एडिमा होगा, और साथ ही साथ टॉन्सिल के अंदर एनलार्जमेंट हो जाएगा, टॉन्सिल बड़े हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो है वो आएगी। डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस करेगी। फेगोसाइटोसिस के कारण से वहां पर क्या होगा, पस जो इसका फॉर्मेशन होगा, पस फॉर्मेशन होगा, तो उसके कारण से ये पस जो है वो, और यहाँ से टॉन्सिल से जो फ्लूइड जो सिक्रेट हो रहा है वो पूरा क्या होगा, वहां जमा हो जाएगा, जिसके कारण से वहां पर क्या होगा, एक्सुडेट जो इसका फॉर्मेशन हो, ठीक है? और टॉन्सिल जो है वो क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे और रेड कलर के हो जाएंगे। ये तो हो जाएगी हमारी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी जो है वो इसकी। बढ़ते हैं आगे कि टॉन्सिलाइटिस कैसे होता है, वो हो गया। अब बात करते हैं अपन कि टॉन्सिलाइटिस जो है उसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर क्या दिखाई देते हैं, कि उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, मैंने जस्ट बताया, टॉन्सिल जो है उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन के कारण से सिंपल इंफ्लामेशन। बॉडी में जब भी इंफ्लामेशन होता है वहां पर क्या होती है, हमारी सूजन आ जाती है, वो पार्ट जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, तो आप कहते हो कि वहां पर केमिकल निकल रहे, उसके कारण से वहां पर क्या होता है, पेन भी होता है। तो जनरल साइन जो है वो दिखाई देंगे। एक तो इन्फेक्शन जो हुआ है वहां पर दिखाई देंगे, मतलब लोकल गले के अंदर दिखाई देंगे, थ्रोट के अंदर क्या साइन दिखाई देंगे, तो टॉन्सिल जो है वो कैसे हो जाएंगे, रेड और स्वेलन हो जाएंगे, मतलब टॉन्सिल लाल कलर के और सूजे हुए हो जाएंगे। ये हम पेशेंट का मुंह जो माउथ जो होता है, मतलब बच्चे का मुंह यदि आप खोल के देखोगे क्लियरली, माउथ के बैक साइड में ये जो हमारा रहा, मैंने बताया व्यूला, व्यूला, उसके दोनों तरफ यदि साइडों में आप देखोगे तो लाल कलर के सूजे हुए टॉन्सिल जो इसमें स्पष्ट दिखाई देंगे आप। सेकंड चीज, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के कारण से दर्द तो होगा ही सही, तो पेन होगा, पेन गले के अंदर होता है, मतलब थ्रोट पेन होगा, गले में दर्द होगा। एक
वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसमें इरिटेशन होगा इन्फ्लामेशन के कारण से, उसके अंदर हाइपर एमिक हो जाएगी, मतलब वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी, और उसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, उसको और थ्रोट होगा, मतलब गले के अंदर खराश होगी। तो एक सिम्टम ये भी दिखाई देता है गले के अंदर खराश जो ना हो, जब गले के अंदर खराश होगी तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी चालू हो जाएगी, और उसके कारण से उसको क्या हो सकता है, ड्राई कफ जो है वो भी बच्चे को आ सकते हैं, जरूरी नहीं आए, आ भी सकते हैं ड्राई कफ जो है। एक गले को बाहर से कर देखते हैं तो टॉन्सिल जो है उसके अंदर क्या मिलती है, हमें स्वेलिंग मिलती है, और उसके कारण से गर्दन जो उसके अंदर भी क्या मिलती है, सूजन मिलती है। तो गले के अंदर या थ्रोट जो है तो उसके अंदर क्या मिल सकती है, स्वेलिंग जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा क्या दिखाई देगा, टॉन्सिल जो इसमें सूजन आ जाएगी, और उसके कारण से बच्चा जब फूड जो है उसको एनगल्फ करेगा, मतलब खाने को जब निगलता है अंदर, तो जैसे ही खाने को अंदर निकलेगा ये टॉन्सिल जो होते हैं वो क्या करेंगे, उसको दबाएगा, और उसके कारण से टॉन्सिल में इरिटेशन होगा, और उस टॉन्सिल में इरिटेशन के कारण से उसको क्या होगा, पेन होगा, मतलब स्वेलोइंग के टाइम क्या होगा, पेन, या स्वेलोइंग के अंदर क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, तो निगलने में उसको क्या होगी, बेचारे को परेशानी हो सकती है, या खाने को निगलते समय टॉन्सिल जो इसको कंप्रेस होंगे, दबेंगे, और उसके कारण से उसको क्या होगा, दर्द होगा। ठीक है, तो खाने को निगलते समय दर्द होना उसको कहते हैं ओडिनोफेजिया, पेन ड्यूरिंग स्वेलोइंग। तो खाने को निगलते समय उसको क्या हो सकता है, दर्द जो है वो हो सकता है, पेन हो सकता है। इसके अलावा वहां पर क्या होता है, एक्सुडेट जो होता है, मैंने जस्ट कहा था, वहां क्या बन जाता है, पस बनता है, और वहां पर जमा हो जाता है। बस जमा होने के कारण से उस वहां पर क्या होगा, उसको सांसों के अंदर बदबू आती है, बैड ब्रीथ होगा, मुंह से बदबू आएगी, मुंह से बदबू आना उसको कहते हैं हम हेलिटोसिस कहते हैं। तो हेलिटोसिस, मुंह से बदबू आना उसको कहा जाता है। ठीक है, तो हेलिटोसिस होगा उसको। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर पस का फॉर्मेशन तो होगा, इसके अलावा व्हाइट कलर के पेचेज जो है वो आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आप मेरे ऊपर डायग्राम जो उसमें देख पा रहे हो। इस बच्चे के मुंह जो है उसको जब खोल के देखते हैं तो व्हाइट कलर के क्या दिखाई देते हैं, उसमें पेचेस दिखाई देते हैं, मैंने गलो किया हो। तो ये ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके अंदर व्हाइट कलर के पेचेस जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये तो लोकल साइन हो जाएंगे गले के अंदर जो दिखाई देते हैं वो। इसके अलावा इन्फेक्शन के कारण से होता है, तो इन्फेक्शन के कारण कुछ जनरल सिम्टम जो वो दिखाई देते हैं, जैसे कि जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, इंटरल्यूकिन जो है वो रिलीज होते हैं, उस इंटरल्यूकिन के कारण से उसको क्या आएगा, फीवर आएगा। फीवर ज्यादातर आता है वो हाई ग्रेड फीवर आता है, यदि वायरल है तो बैक्टीरियल जो है उसमें भी हाई ग्रेड और लो ग्रेड दोनों तरह का फीवर आ सकता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के अंदर कभी कभी इसको कॉमन कोल्ड जैसे लक्षण जो है सिम्टम वो भी दिखाई देते हैं, जैसे स्नीजिंग होना, ठीक है, नोज का बंद होना, ऐसे सिम्टम भी दिखाई देते हैं। ठीक? एक हेडेक जो है वो भी हो सकता है उसको, हेडेक के साथ साथ उसको शरीर में दर्द जो है वो होता है। ठीक, ईयर पेन, कानों में दर्द हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन साइन था। ठीक है, यदि ज्यादा दिन तक रहता है टॉन्सिलाइटिस या सीवियर इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण से क्या होता है, उसके कानों में दर्द जो है वो भी हो सकता है, ईयर के अंदर पेन भी हो सकता है। ये ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसमें ईयर पेन की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होती है, मतलब बच्चे के गले के पास में जो लिम्फ नोड होती है, बच्चे का गर्दन साइड में ले जाने पर ऐसे खिंचाव करते हैं तो वहां पर यहाँ लिम्फ नोड जो है उसके अंदर क्या है, स्वेलिंग मिलती है। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है उसके अंदर एनलार्जमेंट मिल सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड। सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है उसके अंदर सूजन जो है वो भी हमें मिल सकती है। ठीक है, तो एक सिम्टम ये भी दिखाई देता है। इसके अलावा खाना खाते समय उसको दर्द होता है, उसके कारण से बच्चा क्या करेगा, खाने का मना कर देगा, मतलब रिफ्यूजल टू ईट। तो दर्द के कारण से वो मना करता है, उसको खाना खाते जाएगा, थोड़ा खाएगा और दर्द होने के कारण से वो मना कर देगा। तो ये तो टॉन्सिलाइटिस के लक्षण जो है मुख्य दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अपन टॉन्सिलाइटिस जो है उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है, पता कैसे लगाना टॉन्सिलाइटिस हुआ है। तो कौन कौन सी जांचें की जाती है, तो सिंपल आपको हमेशा याद रखना है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर पहला काम हमारा जो रहता है वो रहता है उसकी हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री के अंदर आपको पूछना है कि उसको टॉन्सिलाइटिस जो है वो कब से हो रहा है, पहली चीज तो। ठीक, सेकंड चीज टॉन्सिलाइटिस जो कितने दिन पहले हुआ था, तो कितने दिन रहा था, एक साल में उसको कितनी बार टॉन्सिलाइटिस हुआ है, ये पूरी हिस्ट्री जो है उसकी ले लेनी है। साथ ही चीफ कंप्लेंट जो है उसको, मतलब वर्तमान में उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या दर्द कंप्लेन आ रही है, वो भी उसकी ले लें। सेकंड उसका थ्रोट जो है उसका एग्जामिनेशन करना है, बच्चे जो है उसका माउथ को ओपन किया जाता है, उसके बाद थ्रोट का एग्जामिनेशन किया जाता है। थ्रोट एग्जामिनेशन में मेनली टॉन्सिल जो है उसको ही ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यदि टॉन्सिल जो है वो पेल कलर के दिखाई देते हैं, पेल कलर के स्वॉलन है, इसका मतलब वो क्या हो सकता है, एलर्जी के कारण से हो सकता है।
ठीक है। यदि टॉन्सिल जो है वो रेड कलर के दिखाई देते हैं, रेड कलर के, इरिटेशन कारण से हो सकते हैं रेड कलर के, और स्वेलन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इन्फेक्शन के कारण से है। और यदि टॉन्सिल के ऊपर व्हाइट पैचेस दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट पैचेस, तो इसका मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। साथ ही साथ सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है उसको भी ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें गठान तो नहीं। सेकंड चीज जो देखी जाती है वो थ्रोट स्वेप किया जाता है। थ्रोट स्वेप मतलब एक स्वाब जो होता है उसके द्वारा थ्रोट जो इसके सिक्रेशन को लिया जाता है और उसके बाद उसका लैब के अंदर कल्चर करवाया जाता है। इससे मेनली पैथोजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म के कारण से इन्फेक्शन हुआ है, या पैथोजन जो इसका पता चलता है बैक्टीरिया के कारण से हुआ है, वायरस के कारण से हुआ है, वायरस है तो कौन सा वायरस है, बैक्टीरिया है तो कौन सा बैक्टीरिया। इसके अलावा सीबीसी जो है वो करवाई जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो करवाया जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर यूजुअली डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ा हुआ मिलता है। इसके बाद न्यूट्रोफिल जो होते हैं, न्यूट्रोफिल वो भी क्या मिल सकते हैं, बड़े हुए मिल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है और न्यूट्रोफिल जो होता है वो इन्फ्लामेशन के फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, तो उसके कारण से न्यूट्रोफिल जो है वो भी बड़े हुए मिल सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो बढ़ा हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं मिले, मिल सकता है। तो ये तो कॉमन जो जांचें जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो हो जाएंगे, ज्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें किए नहीं जाते, मेनली यही कॉमन इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो है वो। अब बात करते हैं अपन टॉन्सिलाइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, या उसका मेडिकल मैनेजमेंट। टॉन्सिलाइटिस जो है उसके मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो क्या रहेगा टॉन्सिलाइटिस का। टॉन्सिलाइटिस के मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला काम जो रहता है वो है उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट। मैंने जस्ट बताया आपको वायरस के कारण से हुआ है टॉन्सिलाइटिस, तो 5 से 7 दिन के अंदर क्या होता है, ठीक हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया के कारण से हुआ है तो उसको ठीक होने में 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। और तीसरा एलर्जी के कारण से होता है टॉन्सिलाइटिस, या टेम्परेचर में बदलाव के कारण से, तो ये भी 5 से 7 दिन के अंदर सूजन कम हो सकते हैं। नॉर्मल जो किया जाता है पहला वो होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या करता है, एक तो वार्म सेलाइन जो है उससे गार्गल किए जाते हैं, ठीक है, ये दिन में 3 से 4 बार करना है प्रतिदिन। वार्म सेलाइन मतलब नॉर्मली क्या करना है कि एक गिलास जो है उसके अंदर वाटर लेना है। वाटर जो है वो कैसा होना चाहिए, लुक वार्म होना चाहिए, मतलब गुनगुना पानी होना चाहिए। और उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर मेनली साल्ट जो है NaCl वो डालना है। साल्ट कितना रहेगा हमारा, चुटकी भर साल्ट जो है वो डाल, और उसके द्वारा क्या करना है, दिन में 3 से 4 बार गार्गल किए जाते हैं। दूसरा सबसे बेस्ट होता है वो स्टीम इनहेलेशन होता है। स्टीम इनहेलेशन जो है वो क्या करता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो हो रहा है, इन्फ्लामेशन एक प्रकार से क्या हो जाएगा, हॉट एप्लीकेशन हो जाएगा, तो इन्फ्लामेशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। साथ ही साथ कोई सिक्रेशन उसको भी रिमूव करने का काम करता है, तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, जिसके कारण से उसको पेन जो है उसमें क्या मिलेगा, उसको आराम मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप हॉट एप्लीकेशन जो है वो भी दे सकते हैं। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ है तो हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं, यदि सर्जरी होगी तो हॉट एप्लीकेशन जो है वो कभी भी नहीं दी जाती। ठीक है, तो नेक जो है गर्दन, उसके अंदर गर्म कपड़े से सिकाई कर सकता है, ये भी पेन जो इसको कम करने का काम करता है। पहला तो हो जाएगा सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमारा जो है। दूसरा रहेगा इसका एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक उसको जो पेन हो रहा है, थ्रोट पेन हो रहा है उसके लिए, एंटीपायरेटिक फीवर आ रहा है उसके लिए कॉमनली जो काम में ली जाती है पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन जो है वो ली जाती है। ठीक? एक एस्पिरिन जो है, चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन उसके अंदर पेन के लिए एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन उसको अवॉइड किया जाता है, कभी भी उसको नहीं दी जाती है, नहीं देनी है। पेन किलर में आइबुप्रोफेन जो होती है वो चिल्ड्रन के लिए बेस्ट होती है। एस्पिनोफेनिक जो होती है वो, इसके अलावा देना चाहते हैं तो इसमें मिफेनेमिक एसिड जो होती है, मिफेनेमिक एसिड, वो भी कॉमनली इसके अंदर पेन किलर के अंदर काम में ले जाती है। तो ये तो हो जाएगा इसका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक पेन और फीवर को लिए। तीसरा एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है। एंटीबायोटिक क्योंकि इसमें इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है, इन्फेक्शन के कारण से होता है, चाहे वायरल है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल हो सकता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक जो होती है इसके अंदर चलाई जाती है। कॉमन जो एंटीबायोटिक इसमें चलाई जाती है उसमें एक तो फर्स्ट लाइन जो रहती है वो पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन होती है। यदि उसको इससे एलर्जी हो रही है, ठीक है, या रेजिस्टेंस है, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी एंटीबायोटिक जो होती है, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट एजिथ्रोमाइसिन है, एथ्रोमाइसिन है, क्लेथ्रोमाइसिन है, ये इसका ट्रीटमेंट रहता है एंटीबायोटिक। इस चौथा एंटीसेप्टिक लोजेंस जो है वो दिए जाते हैं। लोजेंस मतलब चूसने की जो गोलियां होती है वो दी जाती है। ये स्मूथ जो है वो करने का काम करते हैं, इरिटेशन जो है उसको कम करते हैं, सॉर थ्रोट जो है उसको कम करते हैं, इसके कारण से कफ जो है वो भी कम आता है। यदि कफ आ रहा है, ड्राई कफ आ रहा है, तो उसको कफ सिरप जो है, कोई भी कफ सिरप, ठीक है, वो दिया जाता है। जैसे कोडिन जो है,
डेक्स्ट्रोमोर्फेन है, कोडीन है, वो वाला कफ सिरप जो है वो इसमें कॉमनली चलाया जाता है। तो ये तो जाए इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है। ठीक, अब बात करते हैं यदि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है तो अगला ऑप्शन रहता है, वो रहता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी। और सर्जिकल मैनेजमेंट में जो सर्जरी की जाती है उसको कहते हैं हम टॉन्सिलेक्टोमी। तो टॉन्सिलेक्टोमी एक्चुअली होता क्या है, तो टॉन्सिलेक्टोमी जो होता है वो सर्जरी के माध्यम या ऑपरेशन के माध्यम से टॉन्सिल को रिमूव करना, हटाना, उसी को हम टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। क्योंकि टॉन्सिल जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर लिक्विड टिश्यू है, ये प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करते हैं, मतलब पैथोजन से बचाव करते हैं। इसलिए जनरली जैसे एक बार टॉन्सिलाइटिस हुआ गया और निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ इंडिकेशन होते हैं, मतलब कुछ कंडीशन के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी जो है वो की जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी करने के इंडिकेशन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, एक व्यक्ति जो इसको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं उस कंडीशन में करते हैं। रिकरेंट में कैसे, रिकरेंट में या तो ईयरली क्या हो रहा है, इसको ईयरली 5 से 7 बार हो रहा है, या 7 बार से एबो हो रहा है उस कंडीशन में, या 2 साल, 2 साल तक, 2 कंसेक्यूटिव ईयर जो है उसमें इसको हर साल लगभग 3 से 5 बार या 5 से 7 बार होते हैं। 7 बार से एबो हो रहा है तो एक, तो 1 साल के अंदर, या लगातार 2 साल, हर साल 5 से 7 बार टॉन्सिलाइटिस होते हैं, या लगातार 3 ईयर तक, ठीक है, हर साल 3 से 5 बार तक टॉन्सिलाइटिस होता है, 3 साल तक लगातार हो रहा है 3 से 5 बार, तो उस कंडीशन में मतलब सिंपल एक ही है, बार बार टॉन्सिलाइटिस होते हैं तो एक। सेकंड क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, एंटीबायोटिक दिया, यूजुअली 15 डेज तक एंटीबायोटिक के बाद भी रिजोल्व नहीं होता है टॉन्सिलाइटिस, तो उस कंडीशन में सर्जरी जो की जाती है। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उस कंडीशन में होता है कि 15 दिन तक एंटीबायोटिक चलाते हैं, उसके बाद भी टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं हो रहे और सूजे हुए रहते हैं। तो तीसरा होता है एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, उसके कारण से टॉन्सिल का आकार इतना बढ़ गया है कि वो क्या कर रहे हैं, टॉन्सिल के आकार बढ़ने के कारण से एयरवे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी जो है वो की जाती है। एक स्लीप एप्निया, कि टॉन्सिल जो है वो आकार बढ़ गया है और उसके कारण से बच्चा जब रात को सोता है उस समय उसका एयरवे जो है ब्लॉक हो रहा है, और एयरवे ब्लॉक होने के कारण से उसकी सांस जो है वो क्या हो रही है, रुक रही है। एप्निया का मतलब होता है सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग, तो सांस का रुकना, उसको ही एप्निया कहा जाता है। तो रात के समय यदि सांस रुक रही है टॉन्सिल के कारण से तो उस कंडीशन में भी की जाती है। एक होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। ये पेरिटॉन्सिलर एब्सेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस। एब्सेस का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पस। तो टॉन्सिल जो है उसके चारों तरफ पस का कलेक्शन हो जाता है, मवाद भर जाता है, और ये ज्यादातर क्या होता है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो है उसके संक्रमण के कारण से। पायोजेनिक इन्फेक्शन जो होता है, पायोजेनिक बैक्टीरिया मतलब पस पैदा करने वाले बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में टॉन्सिल के चारों तरफ पस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, और इस कंडीशन में भी टॉन्सिल जो है उसको रिमूव किया जाता है। इसको क्विंसी कहा जाता है, आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। तो ये तो इसके इंडिकेशन हो जाएंगे। टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी जो है वो जनरल एनेस्थेसिया में की जाती है, और ये माउथ के द्वारा की जाती है, मतलब पेशेंट का माउथ जो है वो उसको ओपन किया जाता है माउथ के द्वारा, और उसके बाद टॉन्सिलर स्नेयर जो होता है उसको अंदर डाला जाता है, और फिर टॉन्सिल जो उसको क्या करते हैं, कट करके रिमूव कर देते हैं, बाहर निकाल दिया जाता है। और उसके बाद कॉटरी के द्वारा यहाँ पर क्या ले ली जाती है, माइक्रो ब्लड वेसल जो होती है उसको क्लॉट कर दिया जाता है, मतलब उसका कोगुलेशन कर दिया जाता है, जिसके कारण से वहां से ब्लीडिंग जो है वो नहीं हो पाती। इस तरीके से टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी जो है वो की जाती है। हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे नहीं, आप चाहते कमेंट करना, इस सर्जरी के बारे में डिटेल में और अलग से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट जो होता है टॉन्सिलेक्टोमी का। अब बात करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन की, टॉन्सिलाइटिस के कारण से क्या क्या जटिलताएं हो सकती है। उसके बाद बात करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट जो इसका क्या रहेगा वो। तो टॉन्सिलाइटिस के कारण से जो जटिलताएं कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसमें सबसे कॉमन होता है वो होता है पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, जिसको कहते हैं क्विंसी, याद रखना क्विंसी। क्विंसी का मतलब क्या होता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, पेरी मतलब चारों तरफ, टॉन्सिल मतलब टॉन्सिल, और एब्सेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द पस। तो टॉन्सिल जो है उसके चारों तरफ यदि पस का कलेक्शन हो जाता है, पस इकट्ठा हो जाता है, मवाद भर जाता है, तो उसको ही पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं। और ये मेनली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और यदि क्विंसी हो गया है तो उसका मेन चीज दिखाई देती है, टॉन्सिल जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े हुए दिखाई देते हैं, टॉन्सिल के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के मवाद जो है वो दिखाई देता है, एक थ्रोट के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है उसको, और हेलिटोसिस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बदबू बहुत ज्यादा आती है। तो उसके द्वारा क्विंसी जो इसको डायग्नोज किया जाता है। तो एक तो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जिसको क्विंसी कहते हैं वो होना।
सेकंड, ओटाइटिस मीडिया जो है, ठीक है, वो हो सकता है। ठीक, ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होना। तो नॉर्मली आपने एक पढ़ा होगा, एक चीज पढ़ रखी है कि यहाँ पर हमारा क्या है, ये नेजोफेरिंक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे नेजोफेरिंक्स। और यहाँ पर ही हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर होता है हमारा ये एक टिम्पेनिक कैविटी होती है, ठीक है, ये इनर ईयर हो गया, और ये मिडिल ईयर हो गया। तो मिडिल ईयर होती है, इस मिडिल ईयर जो है वहां से एक ट्यूब लगी रहती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं, यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इस यूस्टेकियन ट्यूब के द्वारा क्या होता है, ये नेजोफेरिंक्स जो है उसके दोनों तरफ एक एक ट्यूब जो थी वो ओपन होती है, इसका कनेक्शन सीधा होता है हमारा मिडिल ईयर जो है उसकी टिम्पेनिक कैविटी जो है उसके साथ होता है। ठीक है, यदि टॉन्सिल जो है उसके अंदर इंफेक्शन हुआ है, तो ये इन्फेक्शन जो है वो कहाँ जा सकता है, मिडिल ईयर जो है उसकी कैविटी के अंदर जा सकता है, और उसके कारण से उसमें इन्फेक्शन पैदा कर सकता है, और उसके कारण से क्या हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया जो है वो हो सकता है। ये ज्यादातर होता है, वो होता है स्ट्रेप थ्रोट जो है उसके कारण से होने की संभावना इसमें ज्यादा होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उसके कारण से संभावना ज्यादा होती है। तो एक तो हो जाएगा हमारा स्ट्रेप थ्रोट जो है वो। तीसरा जटिलता होती है वो होता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक्चुअली होता है क्या है, तो रूमेटिक फीवर जो है वो होता है स्ट्रेप थ्रोट के कारण से। टॉन्सिलाइटिस यदि बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल में कौन सा, स्ट्रेप थ्रोट है, यदि स्ट्रेप्टोकोकल है, स्ट्रेप थ्रोट किसके कारण से होता है, तो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्का, स्ट्रेप्टोकोकस, इस बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो इसका यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट बॉडी क्या बनाती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी। उसके अगेंस्ट बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। और ये एंटीबॉडी जो होता है वो मेनली सीधा अफेक्ट करता है हार्ट को, ठीक है, एंड जॉइंट जो होता है उसको अफेक्ट करता है। हार्ट को अफेक्ट करता है, उसके कारण से क्या हो सकता है, मेनली हार्ट जो है, हार्ट उसके अंदर वाल्वुलर प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट के वाल्व जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। हार्ट वाल्व जो है वो डैमेज हो सकते हैं, उसको ही हम कहते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज, उसको रूमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। तो रूमेटिक हार्ट डिसीज जो है वो भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा जॉइंट जो होता है, तो ये एंटीबॉडी जो होती है इसको हम कहते हैं रूमेटिक एंटीबॉडी कहा जाता है, रूमेटिक एंटीबॉडी कहते हैं। और इसके कारण से जो फीवर आता है इसलिए इसको रूमेटिक फीवर कहा जाता है। तो उसके कारण से क्या हो सकता है, तो रूमेटिक आर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटिक आर्थराइटिस जो है वो होने की संभावना रहती है। तो ये तो हो जाएगा एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो स्ट्रेप थ्रोट के कारण से रूमेटिक फीवर जो है वो हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेशन तो ये हो जाएगा। एक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो भी हो सकता है, ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। वही चीज इसके अगेंस्ट क्या बनती है, ये एंटीबॉडी जो बनती है, ठीक है, उसके कारण से क्या बनेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कहाँ चला जाएगा, ग्लोमेरुलस को ऑफ किडनी, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो उसके ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है। और उसके बाद वो क्या करेगा, जीबीएम जो होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसको डैमेज कर देगा। और वो डैमेज होने के कारण से क्या हो सकता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन जो हो सकती है, मतलब वहां पर इंफ्लामेशन हो सकता है। एक टॉन्सिल का आकार यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो क्या कर देगा, एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, एयरवे में बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर टॉन्सिल जो थे वो फेरिंग्स जो है वहां पर है। आकार बढ़ गया तो हमारा जो फेरिंग्स जो है वही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आकार बढ़ गया तो ये फेरिंक्स जो होता है नॉर्मली सामने से अगर देखते हैं अपन तो इस तरह से है, ठीक है। और टॉन्सिल का यदि आकार इस तरह से बढ़ गया तो ये एयरवे जो है वही क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और उसके कारण से सांस लेने में उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो जटिलता हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी किसी को इसके कारण से इन्फेक्शन जो है वो साइनस के अंदर चला गया, ठीक है, साइनस जो कि बोन की कैविटी होती है फ्रंटल बोन के अंदर, मैक्सिला के अंदर, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण से साइनोसाइटिस हो सकता है। ये इन्फेक्शन जो है वो टॉन्सिल जो है वहां से कहा जा सकता है, लोअर ट्रैक के अंदर और लंग्स के अंदर जा सकता है, और उसके कारण से लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, और लंग्स में इन्फेक्शन के कारण से उसको न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो ये कॉमन कुछ जटिलताएं जो है कॉम्प्लिकेशन वो हो जाएंगे टॉन्सिलाइटिस के। मोस्ट कॉमन टॉन्सिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो पेरिटॉन्सिलर एब्सेस होता है। एक ओटाइटिस मीडिया जो है भी बड़ा कारण होता है टॉन्सिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या रहेगा हमारा टॉन्सिलाइटिस का।
तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी हुई है, तो हम पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट जो उसके बारे में से बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा यही आता है, डिफाइन टॉन्सिलाइटिस, राइट डाउन द कॉज एंड सिम्टम ऑफ द टॉन्सिलाइटिस, राइट द मैनेजमेंट या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट या पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर ऑफ ए पेशेंट विद टॉन्सिलेक्टोमी। मतलब एक पेशेंट है, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, इसका क्या कारण है, लक्षण क्या है, और टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट जो है उसका पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा, ऑपरेशन 50 क्या केयर रहेगी। ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं, सबसे पहला काम हमारा रहेगा वो रहेगा मेंटेन एयरवे पेटेंसी। तो गले का ऑपरेशन हुआ है सिंपली टॉन्सिल का, और टॉन्सिल जो है या गला जो है उसके द्वारा क्या होती है, एयर जो होती है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है, ये एयरवे का पार्ट है। तो एयरवे का पार्ट होने के कारण से एयरवे जो उसकी पेटेंसी को मेंटेन करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी एबीसी के हिसाब से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पेशेंट जो है सर्जरी के तुरंत बाद उसको क्या करना है, साइड लाइंग या लेटरल पोजीशन जो है या फिर प्रोन पोजीशन जो है उसमें लेटाना। उसको कभी भी सुपाइन पोजीशन जो है वो नहीं लेटानी है, उसको अवॉइड किया जाता है। सुपाइन पोजीशन में क्यों अवॉइड किया जाता है, मेनली या प्रोन पोजीशन क्यों लेटाया जाता है, तो ऑपरेशन के बाद वहां क्या होगी, ब्लीडिंग होगी और सिक्रेशन बढ़ेंगे, तो उसका एस्पिरेशन नहीं हो जाए, मतलब प्रिवेंट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन जो हो रहा है सिक्रेशन का या ब्लड का वो नहीं हो, उसके लिए उसको इस पोजीशन में साइड लाइंग या प्रोन पोजीशन में लेटाया जाता है, सुपाइन पोजीशन में उसको अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट जो होता है वो एनेस्थीसिया से बाहर आता है, उसको क्या करना है, ओरिएंटेट करवाना है। यदि सिक्रेशन ज़्यादा मिल रहा है, आवश्यकता पड़ती है तो सक्शनिंग करनी, लेकिन सक्शनिंग करते समय प्रेशर जो है वो बहुत ही लो रखा जाता है, नहीं तो क्या होगा, वहाँ सर्जरी है वहाँ डैमेज हो जाएगा प्रेशर के कारण से, और वहाँ से फिर ब्लीडिंग हो सकती है। तो आवश्यकता पड़ने पर ही सक्शनिंग की जाती है, यदि सिक्रेशन ज़्यादा है तो की जाती है, अदरवाइज सक्शनिंग जो है वो कम की जाती है इसके अंदर, ठीक है। और सक्शन की जाती है लो प्रेशर के साथ, इसमें सक्शन जो है वो की जाती है, जिससे ही पेशेंट जो एनेस्थीसिया से बाहर आता है उसको वार्ड से क्या कराया जाता है, ओरिएंटेट करवाया जाता है। तो पहला काम तो हमारा एयरवे पेटेंसी जो है वो हो जाएगा। सेकंड जो रहता है इसके अंदर इंटरवेंशन वो रहेगा हेमरेज जो है, उसके लिए पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना, निरीक्षण करने रहना। तो सबसे पहले तो पहली चीज याद रखनी है कि सर्जरी के बाद 24 घंटे से लगाकर 7 से 10 दिन तक हेमरेज की संभावना जो है वो ज्यादा रहती है। तो उस कारण से नर्स जो इसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, हेमरेज तो नहीं हो रहा है। अब हेमरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए नर्स क्या करती है, मेनली एक तो वोमिटिंग जो कर रहा है उसके अंदर ब्लड तो नहीं है कहीं, क्योंकि यदि हेमरेज हुआ तो उसको क्या करेगा, स्वेलो कर लेगा, स्वेलो करने के कारण से ब्लड क्या, उसको वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग के अंदर क्या आएगा, ब्लड आएगा। वोमिटिंग में ब्लड आ रहा है तो हेमरेज का इंडिकेशन कर रहा है, ठीक है। एक यदि बार बार स्वेलोइंग कर रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, कुछ हम पीने को नहीं दे रहे, फिर भी यदि बच्चा बार बार स्वेलोइंग कर रहा है, गर्दन में को कुछ निगल रहा है तो निगल क्या रहा है, तो हो सकता है वहां से ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लड को ही क्या कर रहा है, वो निगल रहा है। तो थूक ज्यादा आती है तो हम क्या करते हैं, निगलते रहते हैं, वैसे ही ब्लीडिंग हो सकती है तो उसको बार बार निगल सकता है। तो ये देखना है। एक यदि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड की क्या होगी, बॉडी में कमी हो जाएगी, बच्चा चला जाएगा हाइपोवोलेमिया के अंदर, और हाइपोवोलेमिया में जाने के कारण उसको क्या हो सकता है, रेस्टलेसनेस और टेकिकार्डिया। तो ये टेकिकार्डिया तो नहीं है, रेस्टलेस तो नहीं है, इसको हम ऑब्जर्व करना। यदि इसमें से कोई साइन दिखते हैं, मतलब हेमरेज का कोई भी साइन यदि दिखता है तो तुरंत हमें क्या करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना। साथ ही पेशेंट जो है उसके वाइटल साइन जो उसको भी मॉनिटर करते रहना। तो सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और हमें ऑब्जर्व करना है हेमरेज के लिए। तीसरा रहेगा वो रहेगा पेन मैनेजमेंट एंड अवॉइड ट्रॉमा, मतलब पेन जो है, दर्द हो रहा है उसको मैनेज करना, और साथ ही साथ क्या करना है, ट्रॉमा जो है उसको बचाना, मतलब इंजुरी होने से वहां पर बचा। उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहला काम तो एनाल्जेसिक एज पर ऑर्डर, डॉक्टर के निर्देशानुसार एनाल्जेसिक जो है वो देने, ठीक। एक दर्द को कम करने के लिए आइस कॉलर जो होता है वो अप्लाई करना है, ठीक है। हॉट एप्लीकेशन जो है वो हमेशा क्या करना है, अवॉइड करना, याद रखना अवॉइड। ऑपरेशन के तुरंत बाद हॉट एप्लीकेशन जो है वो अवॉइड करना है, किसी प्रकार की कोई हॉट एप्लीकेशन जो है वो नहीं देनी है, क्योंकि हॉट एप्लीकेशन के कारण से वेसोडाइलेटेशन हो जाएगा और उसके कारण से ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो हॉट एप्लीकेशन अवॉइड करना है, लेकिन आइस कॉलर जो देने, आइस कॉलर से क्या होगा, मेनली पेन जो है वो कम होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और ब्लीडिंग जो है वो भी कम होगी, सूजन भी उसकी कम होगी, ठीक। एक रेस्ट के लिए उसको एनकरेज करना है, उसको कहना है कि बहुत कम बोले और ज्यादा रेस्ट ले, ज्यादा चलना फिरना जो है वो नहीं करे। एक ज्यादा बोलने से, कफिंग से, या थ्रोट क्लीनिंग कर रहा है, जबरदस्ती गले को साफ कर रहा है, बार बार गले को साफ कर रहा है, तो उसको क्या करना है, मना करना है, क्योंकि उसके कारण से वहाँ इंजुरी हो सकती है, जिससे वहां पर ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है, और ज्यादा ट्रॉमा जो है, चोट लग सकती है। एक गार्गलिंग जो है वो इनिशियली क्या करना है, अवॉइड करना, मतलब शुरुआत में नमक के पानी के गरारे जो है वो नहीं कराने,
ऑपरेशन नहीं हुआ है तो उसको गरारे कराने, लेकिन यदि सर्जरी हुई है तो उस समय शुरुआत में उसको गरारे जो है वो नहीं कराने, लगभग 3-4 दिन तक तो गरारे जो है बिल्कुल ही अवॉइड करने। 3-4 दिन बाद गरारे जो है वो करना चाहे तो कर सकता है, अगर शुरुआत में उसको मना करना गरारे करने के लिए। तो सेकंड हो जाएगा हमारा पेन मैनेजमेंट और ट्रोमा जो इसको अवॉइड करना। चौथा रहेगा वो मेंटेन फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन। चौथा काम क्या रहेगा नर्स का, फ्लूइड जो इसको मेंटेन करना, उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करना। उसके लिए क्या करना है, हमें सर्जरी के तुरंत बाद जो है वो कोल्ड लिक्विड जो है वो देना है, जैसे कि आइस चिप जो है चूसने के लिए, बर्फ जो है वो है, आइसक्रीम जो है वो देनी है उसको सर्जरी के तुरंत बाद। ठीक, उसके बाद कुछ दिन बाद क्या देना है उसको, सेकंड डे या थर्ड डे से उसको सॉफ्ट डाइट जो है, जैसे कि खिचड़ी जो है, ठीक है, दलिया जो है, ऐसा खाना देना है शुरुआत में उसको। ठीक है, सीधा शुरुआत में उसको हैवी खाना जो है, ठीक है, रोटी सब्जी दाल चावल उसको नहीं खिलाना है, नहीं तो वो इरिटेशन होगा उसको। ठीक है, लगभग मान के चलो कि 15 दिन तक तो हॉट एंड स्पाइसी फूड जो है वो तो बिल्कुल ही अवॉइड किया जाता है। 15 दिन तक सॉफ्ट डाइट जो है वो उसको दी जाती है। सॉफ्ट डाइट के अंदर खिचड़ी आती है, प्लेन पास्ता जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इडली जो होती है इडली वो दे सकते हैं खिचड़ी के अलावा। ठीक है, तो ये देने। सूप जो होता है जैसे कि वो अवॉइड करना है, क्योंकि उसके कारण से इरिटेशन हो सकता है उसको। साइट्रस फूड जो होते हैं वो अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड जो होता है मसालेदार खाना वो अवॉइड करना है। गर्म खाना जो है अवॉइड करना है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो है वो भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी म्यूकस जो है उसको क्लीनिंग में प्रॉब्लम पैदा कर सकता है उसके कारण से। ठीक, तो ब्रेड जो है वो उसको दे सकते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा न्यूट्रिशन जो है वो शुरुआत करना। 15 दिन बाद उसको नॉर्मल खाना जो है वो शुरू कर सकता है। अगला जो है वो है प्रिवेंट इन्फेक्शन, संक्रमण से उसको बचाना। सर्जरी हुई है तो हमेशा याद रखना पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के अंदर ये केयर तो आपकी आएगी इन्फेक्शन से बचाने। इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या करना है, तो ओरल हाइजीन जो उसको मेंटेन करना है उसको। ठीक है, यदि ब्रश जो है उसका पुराना हो चुका है तो ब्रश उसको चेंज करना है, बदलवा देना है। एक कंटामिनेटेड फूड जो है उसको अवॉइड करना है। ठीक है, बाहर का खाना बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है, क्योंकि बाहर के खाने के अंदर इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा रॉ फूड जो होता है वो भी अवॉइड करना है उसको। रॉ फूड जो होता है वो भी शुरुआत में क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि इसके कारण से भी क्या होता है, रॉ फूड के अंदर क्या होता है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन गले के अंदर लग सकता है। तो रॉ फूड जो है कच्चा फ्रूट्स जो होते हैं वो अवॉइड करना है। ठीक, एक टेम्परेचर जो है उसका रेगुलर मॉनिटर करते रहना है, ताकि हमें पता चले पेशेंट को फीवर तो नहीं आ रहा है। हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है, हाथों को प्रॉपर धोते रहना है, पेशेंट को कहना है कि वो हाथों को प्रॉपर धोता रहे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा उसको इन्फेक्शन जो उससे बचाने का जो नर्सिंग केयर जो रहेगी वो। अगला पॉइंट रहेगा लास्ट वो रहेगा हेल्थ एजुकेशन एट द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के टाइम उस पेशेंट जो है उसको क्या नर्स को हेल्थ एजुकेशन देनी है, क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे। सबसे पहला तो डाइट, उसको कहना है कि कुछ दिन तक क्या करे, वो सॉफ्ट डाइट जो वो लेता रहे, लगभग 10 से 15 दिन उसको सॉफ्ट डाइट जो है वो लेनी है। 15 दिन बाद अच्छा खाना खाना है तो वो खा सकता है। ठीक, एक स्ट्रेनियस एक्टिविटी जो होती है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी जो है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हैवी एक्टिविटी करेगा सिंपल ही जाते तुरंत घर पे गया खेलने लग गया या जिम करने लग गया, तो हैवी एक्टिविटी करने के कारण से क्या होगा, मेनली रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ेगी, और उसके कारण से वो मुंह से सांस लेगा, तेजी से सांस लेगा। तेजी सांस लेने के कारण से गले के अंदर इरिटेशन होगा और वहां पर इंजुरी हो सकती है। स्ट्रेनियस एक्टिविटी जो है वो अवॉइड करना है। स्पाइसी फ्राइड फूड जो है वो भी अवॉइड करना है। ठीक, साथ ही पेशेंट को कहना है कि यदि ब्लीडिंग होती है किसी प्रकार की तो तुरंत ही उसको क्या करना है, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, देखो दर्द इसके अंदर क्या होता है, कॉमनली 5 से 7 दिन तक दर्द जो होता है थोड़ा थोड़ा रहेगा। ठीक है, 10 दिन तक दर्द रहता है, उसके बाद दर्द ठीक होता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है वहाँ पर, तुरंत ही क्या करना है, उसको रिपोर्ट करने के लिए कहना इमीडिएटली। साथ ही अटेंडर जो होते हैं, पेशेंट जो है उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, यदि बच्चा है तो अटेंडर को देना साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक सहायता देनी, उनकी एंजाइटी जो है उसको भी क्या करना है, दूर करना है। तो ये था आपके टॉन्सिलाइटिस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हो जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन जो है उसमें 15 नंबर का क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता है। क्वेश्चन मैंने जस्ट बता दिया कि यूजुअली पूछा जाएगा, सिंपल बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन टॉन्सिलाइटिस। 6 नंबर के अंदर बड़ा क्वेश्चन, डिफाइन टॉन्सिलाइटिस, write down the cause and sign and clinical feature of the tonsillitis, write a nursing management of a patient with tonsillectomy। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके कॉमन इसका क्वेश्चन जो है वो, और ये था आपका टॉन्सिलाइटिस जो है वो। ठीक है, यदि आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम जो है उस पर नर्सिंग विदा करके मैंने चैनल बनाया रखा है, उस पर मैं समय समय पर पीडीएफ नोट जो है वो डालते रहता हूँ। इसके पीडीएफ नोट्स जो है मैं डाल दूंगा,
अब वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो जो है वो मेनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है, ये किसी प्रकार की कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। ये नर्सिंग स्टूडेंट जो होते हैं, बीएससी नर्सिंग जो है उसके लेवल के लिए, जीएनएम जो उनके लिए बनाया गया है। यदि आप नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक देखना चाहते हैं तो चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर में बीएससी और जीएनएम जो है उसका जो एज पर आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो सिलेबस है उसके हिसाब से नोट्स जो है उसके साथ में टॉपिक जो है वो डालता रहता हूँ। और टॉपिक कोई आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, हम टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है वो लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।